जोहार साथियों, मैं अभिनव कुमार आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा क्लास 10th का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 जारी कर दिया गया है। इसी पैटर्न के आधार पर आप सभी का एग्जाम में प्रश्न आएगा। वार्षिक परीक्षा 2023 में पूर्ण सिलेबस से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसके लिए आप लोगों को 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। सभी विषय के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम साइंस सब्जेक्ट का सेट 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा ऑप्शन है उत्तल, तीसरा ऑप्शन है अवतल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अब अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है, अवतल दर्पण। दूसरा प्रश्न देखते हैं, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा। जैसा कि फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है, अर्थात R बराबर 2F लिखा जा सकता है, जिससे F बराबर R/2 होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है, F बराबर R/2। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। जैसा कि वेग तथा तरंग दैर्ध्य हमेशा घटता बढ़ता है, जबकि आवृत्ति नियत रहती है, इसको घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। इसमें लेंस की क्षमता पूछा जा रहा है, इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। क्या होता है? P बराबर 1/f। F 1 मीटर दिया गया है, जिसके माध्यम से P बराबर 1/1 होगा। दोनों को काटने पर 1 आएगा, अर्थात 1 डायोप्टर होगा। यहाँ पे लेंस दिया गया है उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक में होता है, इसलिए आपका आंसर होगा 1D, ना कि -1D। अर्थात 1 डायोप्टर आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा नंबर प्रश्न है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है F बराबर 1/P, जिसमें P दे दिया गया है, अर्थात P का मान 4 है, अर्थात हम इसको 1/4 लिख सकते हैं। ये दोनों को डिवाइड देने पर आपका आंसर आएगा 0.25 मीटर। 25, जबकि यहाँ पे आंसर सेंटीमीटर में दिया गया है, इसलिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात आपका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वाहन के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। हमारा अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर
किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो आपका आंसर होगा दृष्टिपटल, जिसको इंग्लिश में रेटिना भी कहा जाता है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है? सामान्य नेत्र का दूरबिंदु अनंत होता है, जबकि अगर निकट बिंदु दे तो उसका आंसर 25 सेंटीमीटर होगा, अर्थात इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी अनंत होगा। प्रश्न संख्या 9, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परितारिका। यह प्रकाश की किरण को घटाता तथा बढ़ाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। प्रश्न संख्या 11 में है, 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है? पहला ऑप्शन है शक्ति, दूसरा ऊर्जा, तीसरा बल, चौथा विद्युत धारा। तो 1 किलोवाट आवर ऊर्जा का एसआई मात्रक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर प्रश्न में वाट देता तो आंसर ऑप्शन नंबर ए होता। अगर न्यूटन देता तो ऑप्शन नंबर सी सही होता। अगर एम्पियर दिया रहता तो ऑप्शन नंबर डी होता है, अर्थात विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता। हमारा अगला प्रश्न है, कूलम किसका एसआई मात्रक है? तो कूलम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए विद्युत आवेश। जबकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है तथा विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जबकि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, अर्थात लाइट के माध्यम से हम फैन को चलाते हैं, हीटर को चलाते हैं, जो कि एक यांत्रिक ऊर्जा है, अर्थात विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा रहा है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर के माध्यम से। अगर विद्युत जनरेटर रहता तो ऑप्शन नंबर ए सही होता। विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। हमारा अगला प्रश्न है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वियोजन अभिक्रिया। अर्थात जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल टूटता है, जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस से बन रहा है कॉपर प्लस जल, दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? हम लोग जानते हैं कि उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, जबकि अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अर्थात हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अर्थात हाइड्रोजन का में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी H2। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? देखिए एक फिगर को दिखाया गया है, इसमें एक स्टैंड है, एक बर्नर है, एक परखनली को रखा गया है, जिसमें एक कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें लोहे की कील को डाला गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो हम लोग जानते हैं कि
जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो यह कॉपर को विस्थापित कर अपना स्थान ग्रहण कर लेती है, अर्थात आयरन सल्फेट का निर्माण करती है, क्योंकि आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होती है। यह इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया में होती है, अर्थात आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? पहला ऑप्शन मिथाइल ऑरेंज, दूसरा फिनाफथेलीन, तीसरा लिटमस पत्र, चौथा कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा लिटमस पत्र, एक प्राकृतिक सूचक है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी विलयन नाक का पीएच मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा? जिस विलयन का पीएच मान 10 होता है उसे क्या कहा जाता है? क्षारक कहा जाता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्षार। अगर प्रश्न में रहता किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो आपका आंसर होता अम्ल। प्रश्न संख्या 19, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? देखिए यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है जिसमें दिखाया गया है एक केमिकल को प्रखनली के माध्यम से हाथ पर गिराया जा रहा है, हाथ में छिद्र हो जा रहा है, मतलब हाथ को बर्बाद कर दे रहा है। ये क्या सूचित करता है? पहला आपका ऑप्शन है हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, दूसरा हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, तीसरा हमें अम्ल में हाथ धोना चाहिए, चौथा ऑप्शन सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? चेतावनी चिन्ह को, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये चेतावनी चिन्ह को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, टार्ट्रिक अम्ल। जबकि सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? संतरा में, तथा लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 21, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है? तो कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव्य अवस्था में पाया जाता है? आपका आंसर होगा ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। जबकि अगर प्रश्न रहता कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, तो आपका आंसर होता पारा, आपका आंसर होता पारा। जबकि यहाँ अधातु पूछा गया है इसलिए आंसर होगा ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बी सही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? तो आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनाया गया है? परमाणु संख्या के आधार पर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। जबकि सोडियम उसके बाद आता है, अभिक्रियाशील श्रेणी में सोडियम उसके बाद आता है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद एल्युमिनियम। इसके लिए आप लोगों को अभिक्रियाशील श्रेणी को याद रखना होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहा जाता? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, खनिज होगा। अगर प्रश्न में रहता सस्ते तथा कम खर्चे से भी पृथ्वी की भूप्रपट्टी रूप से कौन सा तत्व तथा यौगिक प्राप्त किया जाता है, तो आपका आंसर होता अयस्क। अगला प्रश्न है, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है?
प्रोपेनोल, इसका मतलब हुआ कि उस ए ओल से जुड़ा हुआ है अर्थात एल्कोहल से जुड़ा हुआ है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एल्कोहल। प्रश्न संख्या 27, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? पहला ऑप्शन जल का टूटना, जल टूटता उसके बाद ही हमको ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज प्राप्त होता है अर्थात ऑप्शन नंबर ए होगा ऑक्सीजन का मुक्त होना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती है। चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किया जाता है अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है जबकि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? पहला केवल ऊपर की ओर, दूसरा केवल नीचे की ओर, तीसरा ऊपर और नीचे दोनों की ओर, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऊपर और नीचे दोनों की ओर। अगला प्रश्न है वीर्य का रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा वीर्यकाणु, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा वीर्यकाणु। अगला प्रश्न है फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? आपका आंसर होगा एथिलीन। क्या होगा? एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन किसमें स्रावित होता है? अंडाशय में। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निषेचन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? देखिए यहाँ पे एक फिगर दे दिया गया है जिसे पूछा जा रहा है कौन सा जनन हो रहा है, तो आपका आंसर होगा मुकुलन जनन अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं तो कैसे होते हैं? समरूप अंग होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में समरूप दिया नहीं है, समरूप अंग को असंजात अंग भी बोला जाता है अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा, असंजात अंग। जो कार्य के आधार पर समान होते हैं लेकिन संरचना के आधार पर भिन्न होते उसे असंजात अंग अर्थात समरूप अंग कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? आपका आंसर होगा मटर के पौधे का, आंसर होगा मटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो उत्पादक कौन होता है? घास। सबसे प्राथमिक स्तर का जो पोषी होता है वो घास होता है अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, घास। अगला प्रश्न है किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। शाकाहारी किस स्तर के अंदर आते हैं? प्रथम स्तर के अंदर शाकाहारी आते हैं अर्थात घास आता है अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रथम पोषी स्तर का, ऑप्शन नंबर एक ए होगा। अगला प्रश्न है 38 में ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। तो ओजोन परत में अपक्षय किसके कारण हो रहा है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 39 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है?
पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा गोबर गैस, तीसरा नाभिकीय ऊर्जा, चौथा कोयला। आपका आंसर होगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। यह जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लास्ट प्रश्न, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो आपका आंसर होगा 15 किलोमीटर पर आवर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 15 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह का और भी वीडियो पाने के लिए संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ हमारे चैनल पर अवश्य आवें और लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।